बहुत 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 स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। और जैसा कि एक प्यारा सा गाना चल रहा है अभी, आपके सामने चल रहा था ना, तो वैसा जी रहे होंगे। क्योंकि यकीन मानिए कि आप इस धरती पर जीने के लिए आए हैं। है ना अश्विनी जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? कीर्ति जी नमस्कार कर रहे हैं और सभी साथी नमस्कार कर रहे हैं। ना बहुत कम साथी जुड़े हुए हैं क्योंकि सब जी रहे होंगे। क्योंकि जीना बहुत ज़रूरी है और इस धरती पर हम आए हुए हैं जीने के लिए। रोहित जी नमस्कार कर रहे हैं। और मधिया जी वाह, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, कितना बढ़िया। आप जुड़ गए हो, इतनी देर रात तक जगे हैं और बरसात भी हो रही है। सीखने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए और थोड़ा डिस्कस करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो होगा रिस्क वेट, कैपिटल रिक्वायरमेंट और बेसल बेसल गाइडलाइन। दरअसल ये जो टॉपिक है, एक बैंकर होने के नाते सभी साथी एक दूसरे को नमस्कार हेलो हेलो कर रहे हैं, तो सब अपना अपना हेलो हेलो स्वीकार कर दीजिए। और एक बेहतरीन जीवन अपने साथ जो लेकर आए हैं, उसका आभार व्यक्त करते हुए उसको जीते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्या है, जब भी रिव्यू मीटिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है या आरएम साहब या कोई भी आपके जो अथॉरिटी होते हैं, उन लोग अगर डांटते हैं ना, तो आप लोग यही गाना गाइएगा, है ना। बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। आज की क्लास में पूरा बेसल नॉर्म्स कंप्लीट हो जाएगा। यस। क्या नाम है महोदय आपका, जो टाइप करके हैं बेसल नॉर्म्स? ABCDXYZ तक उनका नाम है। तो A to Z नाम है उनका, है ना। वाह सौरभ जी, कमाल है। पता करो जरा कौन साथी है भाई A to Z। तो आज के सेशन में A to Z पूरा हो जाएगा, जैसा कि हमारे एक साथी का सवाल है जिनका नाम ही A to Z है। बेसल नॉर्म्स पूरा हो जाएगा और मैं आपको बता दूंगा इनमें से क्या क्वेश्चंस करने हैं। 5 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं बेसल में, वो 5 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, बातों ही बातों में आप लोग नोट कर लेंगे। लेकिन इस सेशन के माध्यम से आप जान पाएंगे कि क्या इसका जो इम्पोर्टेंस है और बेसल नाम्स कितना महत्वपूर्ण रखता है बैंकिंग इंडस्ट्री में। कई साथी पेंशन स्कीम के बारे में पूछ रहे हैं। कल पेंशन के बारे में डिटेल सेशन होगा, मैं ही लूंगा। तो आपके सारे सवालों का जवाब पेंशन का, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे रिस्क वेट, कैपिटल रिक्वायरमेंट और बेसल गाइडलाइन। तो आइए, तो आपको सर क्लास को मॉर्निंग में भी ले लीजिए सर, छुट्टी का दिन है। यस, पूरा तो क्लासेस ही चल रहे हैं, आप देख लो। पूरे क्लासेस भी चल रहे हैं, है ना। आप ग्रुप में देखो कितने क्लासेस डाल रहे हैं, है ना। और दूसरा, आप जीना भी जरूरी है। जिंदगी जीना भी जरूरी है और साथ में क्लासेस भी लेते रहिए। सर जैसे, आपकी क्लास बहुत एनर्जेटिक होती है। यस यस, आ गए देखो। तुमने बुलाया और हम चले आए रे, हैं। आ गए ना। अभी अब हमको सिखाएंगे सरल तरीके से कि रिस्क वेट क्या है, उसके लिए क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वेसल गाइडलाइन क्या है। आपका ध्यान चाहूंगा आधा घंटा, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बेसल नॉर्म्स जो है बैंकिंग इंडस्ट्री की एक स्तंभ है, जिस पर एक स्ट्रॉन्ग पिलर के तौर पर, ये जैसे पीछे देख रहे होंगे एक घर बना होगा सुंदर सा, तो इसकी एक आधारभूत नींव रखी जाएगी, तभी इतना मजबूत और सुंदर घर बनता है। ठीक उसी तरह से बेसल नॉर्म्स, जिसको बेसल एकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये एक इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन का एक सेट है, जो आपको प्रोवाइड करता है एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे कि बैंक जो काम करते हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, उनका सुपरविजन कैसे किया जाए, उन पर रेगुलेशन कैसे किया जाए और उनका रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए एक फ्रेमवर्क देता है, एक गाइडलाइन देता है बेसल नॉर्म्स। जिस तरह से किसी भी देश में सभी बैंकों का केंद्रीय बैंक होता है, ठीक उसी तरह देशों के जितने भी केंद्रीय बैंक होते हैं, उनका भी एक बैंक होता है जो इंटरनेशनल सेटलमेंट को देखता है, जिसको
बैंकिंग के हिसाब से बेसल नॉर्म्स कहते हैं। और ये जो इंटरनेशनल सेटलमेंट होता है, यहाँ पर जो इंटरनेशनल बैंकिंग का जो सेटलमेंट्स होता है उनके लिए रूल्स बनाए जाते हैं, उसी नॉर्म्स के आधार पर ये स्टार्ट किया गया बेसल नॉर्म्स, जिसको बेसल एकॉर्ड्स कहा जाता है। तो सरल शब्दों में बेसल नॉर्म्स एक ऐसा इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन का सेट है जो एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है कि किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होगा, उस देश में काम कर रहे जो अलग बैंकों का सुपरविजन कैसा किया जाए, उस पर नीति निर्धारण कैसे किया जाए, अगर अगर कोई गलती करते हैं तो उस पर रेगुलेशन कैसे किया जाए, ताकि जो बैंक से जो लोग जुड़े हुए हैं विश्वास के साथ, उनके पैसे के साथ कुछ भी गड़बड़ ना हो, और ऐसी रिस्क की स्थिति में हो तो बैंक कितना मजबूत हो पाए, जिसको रिस्क मैनेजमेंट ऑफ बैंक कहते हैं, उसके लिए ये रेगुलेशन बनाया गया है। सो बेसल नॉर्म्स वह सुंदर सी जगह है साथियों। बेसल एक जगह है जहाँ ये प्यारा सा देश, इसका नाम स्विट्जरलैंड है। वाह, नाम में ही स्वीट है और लैंड है, बताइए, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में एक जगह है बेसल, जहाँ पर जो इंटरनेशनल बैंक्स के लिए उनको मजबूत करने के लिए एक बैठक रखी गई, और वहीं पर ही रूल्स बनाए गए, इसीलिए इसका नाम दिया गया बेसल नॉर्म्स। तो बेसल नॉर्म्स आपको अगर पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे? हाँ निशान जी, बेसल जो है कहाँ पर है? बेसल जो है, बेसल कौन से देश? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में सर। स्विट्जरलैंड है। कितना प्यारा सा जगह है ना, जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं ना, सब ऐसी ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ पर जो अच्छी जगह हो, और क्योंकि वहाँ पर जगह अच्छी है तो उनका दिमाग भी बहुत अच्छे से चलता है, और ये नॉर्म्स बनाते हैं। तो बेसल नॉर्म्स, जिसको बेसल मानदंड कहते हैं, पूरे दुनिया भर में जो भी बैंकिंग रेगुलेशंस होते हैं उनको सुसंगत बनाने का एक प्रयास है, जिसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना, साथ ही साथ दुनिया भर में बैंकिंग की गुणवत्ता में सुधार करना है। और ये जो बेसल नॉर्म्स है, बैंकों की पूरी वित्तीय प्रणाली के जोखिम को ध्यान पर केंद्रित रखते हुए उनको मजबूत बनाने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए काम करना है। ये बेसल नॉर्म्स की परिभाषा है। अगर इस तरीके से अगर इंटरव्यू में पूछे जाएं तो आप बता पाएंगे तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यूअर जो है आपसे प्रभावित होंगे। तो सरल तरीके से मैंने 2-3 बार रिपीट करके बता दिया। प्यारा सा जगह है स्विट्जरलैंड। आप लोग का जब प्रमोशन हो जाएगा तो सब लोग साथ में चलेंगे, क्योंकि जीवन में एक एक सपना देखते जाइए, पूरा करते जाइए। एक सपना देखिए, पूरा करते जाइए, और जीते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप बहुत लिमिटेड समय के लिए इस धरती पर आए हैं। इसीलिए इतना बहुमूल्य जीवन छोटी मोटी बातों पे बिल्कुल नहीं गंवारा करना है। अपने जीवन का 1 मिनट भी आप इधर उधर नुकसान मत दीजिए। तो बेसल नॉर्म्स डेवलप किया गया बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो अभी तक के एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आया कि बेसल कहाँ पर है। बेसल जो है स्विट्जरलैंड में एक जगह है जहाँ पर इंटरनेशनल बैंकिंग के रेगुलेशन, सुपरविजन और रिस्क मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स के लिए एक रेगुलेशन बनाया गया और एक फ्रेमवर्क दिया गया, जिसे बेसल नॉर्म्स या बेसल एकॉर्ड कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आया है, BCBS का फुल फॉर्म क्या है? BCBS, जिसको बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन कहते हैं। आप लोग आजकल देखे होंगे फुल फॉर्म इस तरह से पूछ रहा है कि BCBS का एस क्या कहलाता है, तो BCBS का एस कहलाएगा सुपरविजन। BCBS का फुल फॉर्म होगा बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो ये इसको याद रख लीजिए। आजकल के फुल फॉर्म पूरे नहीं पूछे जा रहे हैं, केवल एक उसका जो लेटर है उस पर पूछा जाता है। तो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जितने भी सेंट्रल बैंकर्स हैं, सभी देश का एक सेंट्रल बैंक है। तो जितने भी देश हैं उनके सेंट्रल बैंकर का एक ग्रुप होता है जो कमेटी बनती है, और ये कमेटी जो है पूरी दुनिया भर में अपने जो बैंक हैं उनके 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 देश के सेंट्रल बैंक इकट्ठा होते हैं। और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था 1980 और 1990 में, 1990 के बाद जो वर्ल्ड मार्केट खुला था, ग्लोबलाइजेशन आया था, उदारीकरण आया था, कितने परिवर्तन हुए थे आपने देखा होगा। 13-14 सालों तक जो है बैंकों में भर्तियां नहीं हुई थी, जिसका खामियाजा अभी भुगतना पड़ रहा है। एक गेप जिस तरह से हो गया है कि जो एक्सपीरियंस जो है वो सब रिटायरमेंट की एज पर हैं,
और अभी जहाँ पूरे भारत देश की एज जो है 28 साल है, वहीं बैंकर्स में भी जो एवरेज एज है वो 35 ईयर है। तो 1980 और 1990 में एक जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसमें सारे बैंक्स बैठे और बैठकर उन्होंने, स्विट्जरलैंड में बेसल एक जगह है, वहाँ पर बैठकर उन्होंने मंथन किया। मंथन करके उन्होंने एक बेसल कमेटी बैंकिंग सुपरविज़न बनाया। और बैंकिंग सुपरविज़न बनाया जो इनके जो सेंट्रल बैंक के जो हैं जो गवर्नर्स हैं, वो G10 कंट्री 1974 में बैठे थे। और उन्होंने बेसल नॉर्म्स के बारे में डिस्कशन किया और बेसल नॉर्म्स जारी किया। तो ये चीज़ें इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते जा रहे हैं। जहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आएगा मैं बता दूंगा। जैसे पहला बेसल अकॉर्ड, बेसल वन जिसको बोलते हैं, बेसल वन वो आया 1988 में इंट्रोड्यूस हुआ था। सामान्यतः इस कमेटी का कहना ये है कि जो बैंकें हैं वो रिस्क का सामना करते हैं, और रिस्क का सामना करते हैं उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण रिस्क को माना कि क्रेडिट रिस्क होता है। बैंक क्या किस लिए बनी है? पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना है और उसी पैसे को पब्लिक को लोन के रूप में देना है, क्रेडिट करना है। तो मेनली उन्होंने ये महसूस किया कि जब हम पैसा किसी बोरोवर को देते हैं तो वहां पर एक रिस्क पैदा होता है, वो न लौटाए, इसको क्रेडिट रिस्क कहते हैं। उसका बिजनेस खराब हो गया, वो नहीं लौटा पाया, तो ये क्रेडिट रिस्क, क्योंकि हमने किसी और का पैसा लिया है, तो इस ऐसी कंडीशन हो गई। तो बैंक जो है मजबूत कैसे होगा? उसके लिए उस रिस्क को एब्जॉर्ब करने के लिए, कोई नुकसान हुआ है उसको मिटिगेट करने के लिए, या सॉल्वेंसी मेंटेन करने के लिए, कल को जिनका पैसा हम लिए मांगने आएंगे तो कैसे देंगे, इसके लिए बैंकों को कहा गया कि आप कैपिटल रखो, मिनिमम लेवल आप कैपिटल अपने पास रखिए। रखने के बाद फिर उसके बाद आप लोन बांटिए। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया, ये शामिल किया गया 1988 में बेसल में, लेकिन इंडिया में 1992 में इम्प्लीमेंट किया गया। हालांकि बेसल वन में ये अभी सवाल नहीं पूछा जा रहा है। बेसल वन में सवाल पूछे जाएंगे अभी बेसल थ्री के बारे में, और जहां सवाल पूछे जाएंगे मैं आपको इंगित करता चलूंगा। बस जानकारी के हिसाब से आप देख लीजिए, जब बेसल वन आया था तो वहां पर क्रेडिट रिस्क को इंट्रोड्यूस किया गया था, फोकस किया गया था। और ये कहा गया था कि क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपको मिनिमम कैपिटल रखना है, ताकि ऐसी कंडीशन आती है तो आप उसको, अपने लॉसेस को कम कर सको, एब्जॉर्व कर सको, और बैंक सुदृढ़ता से रहे। तो बेसल वन इंडिया में 1992 में इंट्रोड्यूस इम्प्लीमेंट हुआ था, आया था 1988 में, 4 साल बाद इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था। बेसल टू जो है 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन इंडिया में 2008 में बेसल इम्प्लीमेंट किया गया। 2008 में भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, आप सभी जानते हैं। तो बेसल टू में क्या कहा गया कि जो मेथड यूज किया जाता है रिस्क असेसमेंट का, उसको सोफिस्टिकेटेड रिस्क मेथड्स के लिए किया गया। हालांकि इसमें भी उन्होंने एक नया रिस्क को इंक्लूड किया। तो बेसल वन था, जैसे मेनली 3 तरह के रिस्क होते हैं, एक क्रेडिट रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, और एक ऑपरेशनल रिस्क होता है। तो बेसल वन में सिर्फ क्रेडिट रिस्क को फोकस किया गया था। बेसल टू में क्रेडिट रिस्क के साथ साथ ऑपरेशनल रिस्क को भी शामिल किया गया, और रिस्क मिटिगेशन के लिए जो रिस्क असेसमेंट है या रिस्क वेट नापने के लिए सोफिस्टिकेटेड मेथड्स यूज किया गया। जो ऑपरेशनल रिस्क होता है, पीपुल, पर्सन, एम्प्लॉय, ऑपरेशनल मेथड, सिस्टम फेल्योर, ये सारी चीज़ों से जो रिस्क पैदा होता है, उसके कारण जो लॉस होते हैं, उसको भी फोकस करते हुए बेसल टू इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में इंटरनेशनल, और इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था 2008 में। मतलब बेसल वन में क्रेडिट रिस्क की वजह से कैपिटल रखो, और बेसल टू में ऑपरेशनल रिस्क और क्रेडिट रिस्क दोनों की वजह से अगर नुकसान हो रहा है तो दोनों के लिए मिनिमम कैपिटल रखना है। फिर आया बेसल थ्री। बेसल थ्री 2008 में ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था उसको देखते हुए बेसल थ्री इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इंडिया में बेसल थ्री जो है इम्प्लीमेंट किया गया 2023 में। कोई साथी जो है बता पाएंगे? बताइए A to Z कि बेसल थ्री जो है किस तारीख को इम्प्लीमेंटेशन किया गया, मधिया जी? बेसल थ्री डेट याद है किसी को? यहाँ पर सिर्फ 2023 में हमने बताया था। जी हाँ, जनवरी 2023 श्वेता जी बता रहे हैं
1 जनवरी 2023 को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो डेट था बेसल 3 का। तो बेसल 1 जो है 1992 में इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में। बेसल 2 जो है 2000 जो है वो 8 में इम्प्लीमेंट हुआ। और बेसल 3 जो है 2023 में इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में। बस ये 3 चीज़ें याद रख लीजिए। और रिस्क जो मैंने बताया, बेसल 1 क्रेडिट रिस्क, बेसल 2 में ऑपरेशनल रिस्क, और बेसल 3 में और तीनों रिस्क शामिल किए गए। और इसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को लिवरेज रेशियो के साथ भी जोड़ा गया। लिवरेज रेशियो क्या होता है? बैंकें जो हैं बोरोइंग करते हैं, अपने रिसोर्सेज बढ़ाते हैं। सर बेसल 3 को एक बार और समझा दीजिए। बेसल 3 में क्या है कि जितने भी रिस्क होते हैं उनको मिटिगेट करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को और मजबूत बनाया जाए, इसके लिए रेगुलेशन दिया गया। कि आपका बेसल 2 में क्या था? सोफिस्टिकेटेड रिस्क असेसमेंट मेथड था कि थोड़ा सा लिबरल रखूं। लेकिन बेसल 3 में कहा गया इस रेगुलेशन को और इस मजबूत करेंगे। और क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, मार्केट रिस्क, साथ ही साथ आपका जो लिवरेज रेशियो है। लिवरेज रेशियो क्या होता है उन्होंने, कि जब आप रिसोर्सेस लेते हैं, बैंकों का रिसोर्सेस क्या है? पब्लिक से पैसा लेना। तो वो रिसोर्सेस का आप उनको कैसे लौटा पाओगे, वो उसको बोलता है। मान लीजिए आपने कहीं से बोरोइंग लिया और आप उसको नहीं लौटा पा रहे हो, तो लिवरेज रेशियो आपका कम हो गया। तो लिवरेज रेशियो की एक लिमिट जो है इंट्रोड्यूस किया, जिसको लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। जब हमारी देनदारी होती है, हम उस देनदारी को चुका नहीं पाते हैं, तो वो लिवरेज हमारा ठीक नहीं है। तो उसके लिए एक स्ट्रेंथन किया गया कि आपके पास कैपिटल इतना होना चाहिए कि कल आप अगर किसी को पैसा दे भी दिए, वो नहीं लौटा रहा है और कोई मांगने आ जाए, तो उसको हाथ खड़े नहीं होने चाहिए, उसको देने लायक पैसा होना चाहिए। इसको बोलते हैं लिवरेज रेशियो। तो बेसल 3 इम्प्लीमेंट किया गया 2023 में, जैसे कि हमारे साथी श्वेता जी बता रही हैं, जनवरी 2023 में। तो जनवरी में 1 जनवरी 2023 को बेसल 3 लॉन्च किया गया था। लेटेस्ट वर्जन बेसल 4 का भी आ रहा है। डिटेल आया नहीं है, इसलिए बाद में पढ़ेंगे। और इज स्टिल बीइंग डेवलप, अभी अभी बचा हुआ है। और एक्सपेक्टेड टू इंट्रोड्यूस फर्दर रिफाइनमेंट टू द रिस्क असेसमेंट मेथड यूज्ड बाय द बैंक। अभी जो बैंक यूज करती है रिस्क मापने का पैमाना, उस पैमाने पे रिफाइनमेंट किया जा रहा है कि रिस्क को कैसे भली भांति नापा जाए, कि एक बैंक इतना काम करती है तो कितने रिस्क वेट है उसके पास, उसका रिस्क वजन कितना है, उसके लिए रिफाइनमेंट किया जा रहा है। उसी आधार पर कैपिटल जो है कैलकुलेट किया जाएगा। जब डिटेल वर्जन आ जाएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेसल 1 सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। बेसल 1 जो है 1992 में इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था। बेसल 1 में क्रेडिट रिस्क में होने वाले नुकसान को भरपाई करने के लिए कैपिटल रखने की बात हुई थी, जो 8% था। और इस 8% का 50% कैपिटल टायर 1 कैपिटल से होना था। तो बेसल 1 में जो मिनिमम कैपिटल था 8%, और रिस्क वेट था 0 और मैक्सिमम था 100। मिनिमम रिस्क वेट 0 और मैक्सिमम 100। ये बेसल 1 था। बेसल जो कैपिटल टू एडुकेसी रेशियो में देखिए, कैपिटल फंड ऊपर रखेंगे, नीचे रिस्क वेट रखेंगे, इंटू 100 रखेंगे, तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो होता है। जिससे कि आप अपने अपने बैंक का कैपिटल एडुकेसी रेशियो देख लीजिएगा, वो आज की तारीख पर कितना है। जब बिजनेस फिगर में एनालिसिस करता हूँ तो आपको बताता हूँ कि आप अच्छे पोजीशन में हैं कि नहीं हैं। बेसल 1 बोलता है कि कैपिटल जो है आपका 8% होना था, कैपिटल एडुकेसी रेशियो। और रिस्क वेट मिनिमम 0, मैक्सिमम 100। और वो क्रेडिट रिस्क को फोकस किया गया था। और उसका फॉर्मूला ये है। आगे हम जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मैं बता दूंगा। बेसल 1 में जो टायर 1 कैपिटल है, पेडअप कैपिटल, मतलब जो भी कैपिटल रखा जाता था 8%, उसका 50% टायर 1 कैपिटल से आना चाहिए। मतलब 8% अगर कैपिटल रखा जा रहा है तो 4% इन कैपिटल से आना चाहिए, जो यहाँ पर लिखा गया है। पेडअप कैपिटल, स्टैच्यूटरी रिजर्व, अदर डिस्क्लोज रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, और इनोवेटिव परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, और PNCPS, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस शेयर। तो ये जो है इनमें टायर 1 कैपिटल से 50% होना था। बाकी जो है टायर 2 कैपिटल से भी होगा। तो ये बेसल 1 के नॉर्म्स कहता है। बेसल 1 जो है इसमें 8% था। हालांकि अभी बेसल 1 से सवाल नहीं आ रहा है,
तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा मैं आपको बता दूंगा। बेसल टू आया, रिस्क को फिर से इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पर ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट इन फ्लक्चुएशंस, इनको शामिल किया गया। और कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है बेसल टू में भी 8% ही रखा गया, और टायर 1 को 4% ही रखा गया बेसल टू में ही। लेकिन ठीक उसी बीच एक और क्राइसिस आया दुनिया में, जो 2008 का क्राइसिस है। फिर उसके बाद उन्होंने बेसल 3 लाया। बेसल टू में ही इन्होंने जो है पिलर डिसाइड कर दिए थे बेसल टू का, जो यहाँ पर स्क्रीन पर है। ये आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बेसल जो कि इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए जाना जाता है, एक जगह है जो स्विट्जरलैंड में है। और बेसल में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वहाँ पर एक कमेटी होती है जिसको BCBS कहते हैं, बेसल कमेटी एंड बैंकिंग सुपरविजन। उन्होंने 3 पिलर दिया, बेसल का 3 पिलर दिया। पहला पिलर था मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये बेसल टू में। बेसल वन में सिर्फ सिर्फ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट था। बेसल टू में इन्होंने क्या कहा कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए किसी भी बैंक में अपने खतरे का सामना करने के लिए, नुकसान का सामना करने के लिए। और नुकसान कहाँ कहाँ से होंगे? क्रेडिट रिस्क से होंगे, ऑपरेशनल रिस्क से होंगे, मार्केट रिस्क से होंगे। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। और उस कैपिटल की जांच या पैमाना कैसे होगा? रिस्क वेट नाप कर, कि आप कितना कितना काम कर रहे हैं, उसमें कितना कितना रिस्क है। दूसरा पिलर उन्होंने बोला कि सुपरवाइजरी रिव्यू होना चाहिए। आपने देखे होंगे कि RBI की टीम आ गई, हेड ऑफिस में बैठी है, नाबार्ड की टीम आ गई यार, हेड ऑफिस में बैठी है। तो वो सुपरवाइजरी रिव्यू करते हैं, जिसमें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस होते हैं, बैंक पर स्ट्रिक्चर पास होता है, बैंक को कुछ काम करने से मनाही होती है, पेनल्टी होती है। जब ह्यूज पेनल्टी देंगे तभी तो ये एक मार्केट डिसिप्लिन होगा, और जो बैंक जो है ठीक तरीके से उस गाइडलाइन का पालन करेंगे, ताकि जो देश के नागरिकों का बहुमूल्य पैसा भरोसे के साथ लोग जुड़े हैं वो बरकरार रहेगा। इसके लिए एक स्टैंडर्डाइज जो है वो नॉर्म्स रखते हैं। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा सुपरवाइजरी रिव्यू, रिव्यू करेंगे केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक रिव्यू करेगा, और फिर वो उसके हिसाब से एक्शन लेगा। तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन कहता है कि बैंकें जो भी उनके अंदर बाहर जो भी चीज़ें हैं उनका ट्रांसपेरेंसी से डिस्क्लोजर करे। इसको बोलते हैं मार्केट डिसिप्लिन। भाई हम मार्केट में हैं, हमारे अंदर कोई ख़राब चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ है, हमारा लॉस आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया, हमारे NPA बढ़ गए, इसको डिस्क्लोज करें। इसको डिस्क्लोज करिए, पब्लिक को बताए कि हमारा ये चीज़ है, ट्रांसपेरेंसी से हम बता रहे हैं, और हम हमारा एक्शन प्लान ये है, हम ये ऐसा ठीक कर लेंगे। इसको बोलते हैं मार्केट डिसिप्लिन। तो 3 पिलर है आपके प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसी स्लाइड में ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला क्या है? बेसल क्या है? बेसल एक जगह है जहां पर बैंकिंग जो है इकट्ठा होते हैं इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए। जिस तरह हमारे देश में बैंकों के भी सेटलमेंट के लिए RBI के पास जाते हैं, ठीक उसी तरह अलग अलग देशों के बैंकों का अगर कोई मसला आ गया तो वो सेटलमेंट करेंगे बेसल स्विट्जरलैंड में। एक महत्वपूर्ण चीज़। दूसरा है, यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है जिसको बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन कहते हैं, BCBS। और इन्होंने ही बेसल टू में ही इन्होंने 3 पिलर दिया बेसल के, कि बेसल क्यों बनाया गया, गाइडलाइन क्यों बनाया गया, ताकि बैंक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रहे खतरों का सामना करने के लिए, सुपरवाइजरी रिव्यू कर पाए सेंट्रल बैंक, और तीसरा बैंकें जो है मार्केट डिसिप्लिन का पालन करें। अब यहाँ पर रिस्क नापने के लिए 3 मेथड्स यूज किए जाते हैं: स्टैंडर्डाइज मेथड, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच हेलो। फाउंडेशन, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच एडवांस। हाँ जी बताइए। तो ये 3 पिलर है, केवल बेसल टू में है, बेसल वन में कोई पिलर नहीं है? बेसल वन में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट था, बेसल टू में ये 3 पिलर है, बेसल थ्री में भी ये 3 पिलर है, बेसल फोर का अभी पिलर में कुछ एडिशन आएगा तो आएगा, बट अभी ये 3 पिलर ही हैं अभी, ठीक है। और सवाल जो है, बेसल के पिलर बोलेंगे तो अभी ये 3 पिलर याद रखिए: मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट,
खतरों का सामना करने के लिए आपको कैपिटल रखना पड़ेगा मिनिमम, सुपरवाइजरी रिव्यू करता रहेगा, समय समय पर जांच करता रहेगा, आरबीआई, और मार्केट डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आप अपना जो भी है उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ बताओगे। चलिए, तो आप खतरे को नापने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं? स्टैंडर्डाइज अप्रोच मेथड और इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच फाउंडेशन, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच एडवांस। इंडिया में जो है स्टैंडर्डाइज अप्रोच मेथड को यूज़ किया जाता है पहला, तो ये इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि किस में कितना खतरा है। फिलहाल के लिए ये तस्वीर देखिए, हैं मधिया जी, ये कितना बढ़िया तस्वीर है, चली गई क्या? आप भी वो इतने अच्छे जगह में रहते हैं, है ना? ओके, चली गई है ना। तो ये जगह है, स्विट्जरलैंड का ही तस्वीर लिया गया है, और जो है, वाह स्वर्ग जैसा है, ये सही बात है। हम ये मतलब सपना रहता है ना, वहाँ जाएंगे लोग तो ये स्क्रीन जो है आपको एक जीने के लिए आज दिखाएगा, और साथ में इस कठिन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आत्मविश्वास और दिखाएगा। मेरे घर से देखे तो पहाड़ ऐसे ही दिखते हैं। ऐसे ही दिखते हैं, वाह, इसीलिए तो बोल रहा हूँ सब जल्दी जल्दी पास हो जाओ, चलेंगे मैंने देखो कहा मधिया जी के आप पास, है सबको ना? इनविटेशन है कश्मीर आने इनविटेशन के लिए। है ना? तो जब भी आप स्क्रीन में आओगे ये बात दोहराते रहेंगे कि हम लोग जाएंगे, और मैं यकीन करता हूँ जिस बात को आप रिपीट करते हैं वो चीज़ होने लगती है, इसलिए मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करते रहता हूँ, क्योंकि आप एक अद्भुत जीवन लेके इस धरती पर आए हैं। आपके मस्तिष्क में विचार चल रहा है, मतलब सृजन होगा। यहाँ पर बात चल रहा है, जो सृजन हो रहा है, फिर जो हुक्म मेरे आका। लेकिन डिपेंड करेगा उस पर आपका भरोसा कितना है, आप उसको कितनी फ्रीक्वेंसी पे ले जाते हैं, कितना बिलीफ सिस्टम आपका तगड़ा है, और उस बिलीफ सिस्टम में डेडिकेशन के साथ आप उस रास्ते चलने लग जाओगे सकारात्मक भाव से, तो सफलता आपको मिलेगी। तो स्टैंडर्ड अप्रोच जो है रिस्क नापने के लिए किया जा रहा है। आगे हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, आप सुनते चलिए। बेसल टू नॉर्म्स, जिसमें कि 3 पिलर बताया गया है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन। इसमें 3 तरह के रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क को हम देखें कि भारत में स्टैंडर्डाइज अप्रोच को ना माना जाता है। किसको माना जाता है? स्टैंडर्डाइज अप्रोच को। मार्केट रिस्क के लिए 2 मेथड हैं, स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन मेथड और इंटरनल मॉड्यूल अप्रोच। तो यहाँ पर इंडिया में स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन मेथड को अडॉप्ट किया जाता है, स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन मेथड को मार्केट रिस्क में। सर हाँ जी। सर हम्म। ये मार्केट रिस्क तो बेसल 3 में आया ना। बेसल 2 में तो केवल बेसल सर टू में आ गया, ऑपरेशनल। बेसल टू में भी मार्केट रिस्क आ गया। मार्केट रिस्क में जो बेसल टू है ना, वो मार्केट रिस्क आ गया, बेसल टू में ही तीनों रिस्क आ गए। ठीक है, क्लियर हो जाओ आप। बेसल 3 में कुछ ऐड नहीं हुआ। हाँ, बेसल थ्री में कुछ ऐड नहीं हुआ है, बेसल थ्री में रिफाइनमेंट हुआ है, रिफाइनमेंट हुआ है। मैं बताऊंगा बेसल थ्री में क्या हुआ। कैप सीसीबी हुआ है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ये जो बेसल थ्री में आया है। तो 3 तरह के रिस्क हैं जो बेसल टू में शामिल किया गया, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और आपका ऑपरेशनल रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क को जैसे स्टैंडर्डाइज अप्रोच में नापा जाता है, मार्केट रिस्क को स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन मेथड में मापा जाता है, और ऑपरेशनल रिस्क के लिए 3 मेथड हैं, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हायर स्केल के लिए, अगर स्केल 2 to 3 जा रहे हैं, स्केल 1 से 2 जा रहे हैं, तो ज़्यादातर अभी एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर मार्केट सॉरी ऑपरेशनल रिस्क को नापने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, तो आपका आंसर होगा बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है मार्क ऑपरेशनल रिस्क को जांचने के लिए। और एक चीज़ और पूछा गया, कम बार पूछा गया ये वाला, कि क्रेडिट रिस्क को नापने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, वो है स्टैंडर्डाइज अप्रोच। मार्केट रिस्क को किस मेथड से जांचा पैमान मापा जाता है, वो है स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन मेथड। लेकिन मार्केट रिस्क का अभी तक पूछा नहीं है। एग्जामिनेशन में किसका पूछा है? वो एग्जामिनेशन में पूछा कि क्रेडिट रिस्क में नापने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कौन सा अप्रोच लिया जाता है, वो है स्टैंडर्डाइज अप्रोच। और मार्केट रिस्क में स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन मेथड, और
जो कैपिटल की ज़रूरत होती है ऑपरेशनल रिस्क में, उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, वो है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। तो ज़्यादातर पूछा गया ऑपरेशनल रिस्क के लिए बेसल में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट की गणना की जाएगी उसके लिए कौन सा पैमाना इस्तेमाल किया जाता है अप्रोच, तो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। ये ज़्यादातर पूछा गया, आप इसको याद रख लीजिए। हालांकि उसमें ये चारों लिखे रहेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन 2-3 बार याद करने से आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मैं भी बताया, क्रेडिट रिस्क में आपको स्टैंडर्डाइज अप्रोच देना है, मार्केट रिस्क में स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन मेथड देना है, और ऑपरेशनल रिस्क में बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। तो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच ज़्यादा पूछा है इसलिए ज़्यादा याद रहता है। अब बेसल 3 आया है ना। अब जैसे कि हमारे A to Z हमारे साथी हैं, बेसल 3 नॉर्म्स जो है इम्प्लीमेंटेड इंडिया में फेस मैनर में किया गया, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल जो है बढ़ाया गया। बेसल 2 में जितना कैपिटल था उससे ज़्यादा बढ़ाया गया। तो बेसल 3 नॉर्म्स जो है 1 जनवरी 2023 को इम्प्लीमेंट किया गया, और पूरी तरीके से उसको कहा गया कि जनवरी 2023 में बेसल 3 लागू होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब कोविड का समय आया था उस समय उसको पूरा करना था बेसल 3 को, लेकिन कोविड में परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां जो हैं थोड़ी अलग हो गई, तो इसलिए वो आगे बढ़ता गया फेज्ड मैनर में। और अभी फाइनली इम्प्लीमेंटेशन अगर पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, तो आप 1 जनवरी 2023 the Basel norms 3 should be implemented in India is 1 January 2023। समोसा खाने के बाद जो दोस्त पैसे देने के वक्त हाथ धोने चले जाते हैं। वाह, बताइए नरेश जी, समोसा खाने के बाद कहाँ चले जाएं बताइए। हैं नरेश कुमार चहल जी, कहाँ खाना खा रहे होंगे लग रहा। कोई बात नहीं, आप माइक बंद कर दीजिए मेरे दोस्त, हमें भी भूख लगेगी, है ना। चलिए बेसल 3 नॉर्म्स जो है इम्प्लीमेंटेड, अगर पूछेगा इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में, तो 1 जनवरी 2023, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारे साथी का सवाल था कि बेसल 3 में क्या चेंज हुआ, बेसल 3 में ये कहा गया कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को स्ट्रेंथन किया गया, उसको मजबूत किया गया। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 11.50 होना चाहिए। बेसल 2 से सिग्नल मिल रहा था कि वहां पर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि और बहुत सारे खतरे का सामना आपको करना है, क्योंकि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं, बैंकिंग को बहुत लोगों से और बढ़ा रहे हैं, तो रिस्क भी बढ़ेगा। इसलिए आपको कैपिटल थोड़ी स्ट्रेंथन करनी है। अनेक प्रकार के रिस्क आएंगे समय के साथ। तो उन्होंने ये कहा कि जो कैपिटल एडवोकेसी रेशियो है या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है वो 11.50% होगा। इसमें उन्होंने ये कहा कि काउंटर साइक्लिकल बफर आप जो है मेंटेन करेंगे। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है 9% होगा, लेकिन बैंकों को ये हिदायत दी गई, ये सलाह दिए गए कि उनका जिस समय अच्छा समय चल रहा है उन्हें चाहिए कि वो 0% से लेके 2.50% तक एक्स्ट्रा कैपिटल रखे रहें, जिसका खराब समय में इस्तेमाल कर पाएं। उसको बोलते हैं CCB, काउंटर साइकिल बफर, कैपिटल कंजर्वेशन बफर जिसको बोलेंगे, काउंटर साइकिल बफर मेंटेन करेंगे। ये नया आया बेसल 3 में। तो बेसल 1 में 8% कैपिटल, बेसल 2 में 8% कैपिटल, बेसल 3 में 9% कैपिटल। और बेसल 3 में ये कहा गया कि सॉरी, बेसल 1 में 8% कैपिटल और बेसल 2 में जो है 9% कैपिटल, जिसमें से 50% जो है टायर 1 कैपिटल है। और बेसल 3 में जो है 9% के अलावा 2.50% जो है वो एक्स्ट्रा रखेंगे काउंटर साइकिल बफर, जिसको CCB कहते हैं, ताकि खराब समय आया तो उस समय बैंक जो है अपने जो उस ठीक को ठीक कर पाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि बैंक जो है CCB को मेंटेन करेगा, जब बैंक का अच्छा समय होगा तो उसको बना के रखेगा, और ख़राब समय में वो इसका इंश्योर करेगा कि बैंक किसी भी इकोनॉमिक परिस्थिति में अपने ग्रोथ को रोकने न दे, उसको मजबूती से रखे। ये उद्देश्य से बेसल 3 लाए गए। अब जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो बेसल 3 में आया लिवरेज रेशियो। लिवरेज रेशियो यही जो बफर जो है 2.50% बफर रखा गया, लिवरेज रेशियो को स्ट्रेंथन किया गया।
क्योंकि हम बैंक में क्या करते हैं, किसी का डिपॉजिट लेते हैं, उसे एडवांस देते हैं। मान लीजिए हम किसी से रिसोर्सेस लिए हुए हैं, वो मांगने आ जाए तो हमारे पास लिक्विडिटी क्रंच ना हो जाए, हम लिक्विडिटी हमारी ख़त्म ना हो जाए, उसके लिए हम कैपिटल रखे हैं ख़राब समय में सामना करने के लिए। तो ये जो है आप लिवरेज रेशियो जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया इंडियन बैंक्स के लिए, और उनको जो है बफर रखना है, 2.50% का बफर रखना है। फिर उन्होंने ये जो बेसल 3 नॉर्म्स में जो है ये मार्केट डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस किया। आरबीआई ने कहा कि बैंक की जो भी पोजीशन होंगी, जैसे कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो है, लिक्विडिटी पोजीशन है, रिस्क पोजीशन है, प्रैक्टिसेस हैं, ये सभी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को बताना है, बैलेंस शीट में बताना है। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, आरबीआई ने कहा। अगर नहीं बताते हैं तो कड़ा जो है उनको कार्रवाई होगी, ये बात कही गई। तो मार्केट डिसिप्लिन के लिए कहा गया। इसीलिए आप क्वार्टरली जो है क्या करते हैं, बैलेंस शीट जारी करते हैं और उसमें बताते हैं कि मेरा पोजीशन ये है, मेरा सीआरआर ये है, मेरा प्रोविज़न ये है, मेरे पास कैपिटल इतना है। इसलिए आप एग्जामिनेशन में भी देखे होंगे क्या पूछता है, कैपिटल कितना है बैंक का। दूसरा, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना है। फिर तीसरा, प्रोविज़न कवरेज रेशियो कितना है। फिर पूछता है आपका सीडी रेशियो कितना है, ताकि वो रिस्क आपको देख पाएंगे। तो बेसल 3 इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, जिसमें लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड और मॉनिटरिंग के लिए किया गया है। मिनिमम कैपिटल शुड बी 9%, जिसमें से 7% टायर 1 कैपिटल है। बेसल 1 और 2 में क्या था, 50% जो है टायर 1 था, लेकिन यहाँ पर मिनिमम 7% टायर 1 से होना चाहिए। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट शुड बी 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, जिसमें से टायर 1 कैपिटल कम से कम 7% होने चाहिए। और एडिशनल कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो है, जिसको काउंटर साइक्लिकल बफर कहते हैं, उसको 2.50% एडिशनल रखना है। अगर मान लीजिए पूछेंगे आपको कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा, तो दोनों मिला के ही मेंटेन करना है बेसल 3 में, इसलिए 11.50% हम मानते हैं। आप अपने बैंक का देख लीजिएगा तो आपको एक अच्छा सा फील होगा कि हमारा कितना स्टैंडर्डाइज जो है सीआरआर है। 11.50% से ज़्यादा होना चाहिए। अब आते हैं काम का चीज़, है ना। क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है निशान जी, यहाँ पर रिस्क वेट दिख रहा है और उसका परसेंटेज दिख रहा है। बैंक के बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है लायबिलिटी, एक होता है एसेट। लायबिलिटी में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि पैसा हमारे पास है, हम ईमानदार हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम डिसिप्लिन्ड हैं, हम रेगुलेटेड हैं, हम जो हैं कंप्लायंस्ड एंटिटी हैं, हम इसलिए वहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे का बहुमूल्य पैसा हमारे पास है। तो लायबिलिटी में रिस्क परसेंटेज कितना है मधिया जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात को। 0 सर, 0 क्योंकि पैसा हमारे पास है। क्यों, क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने हमारे पास पैसा रखा है उसमें उसमें क्या रिस्क है, कोई रिस्क है नहीं सर, क्योंकि नहीं हम है, दे रहे हैं। क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी है। अब रिस्क किस में होगा, एसेट में। एसेट क्या होता है, हमारा पैसा किसी को दे दिए हैं, एसेट है। किसी का पैसा हमारे पास है, लायबिलिटी है। तो अब रिस्क होता है उस पैसे में जो हमारे एसेट साइड में है। तो एसेट साइड बैलेंस शीट में देखिएगा तो सबसे पहला आता है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड में रिस्क वेट 0% है। ये इस तरीके से समझिए इसको, अगर कैश इन हैंड आपके पास रखा है, आपके तिजोरी में रखा है, तो उसमें रिस्क वेट कितना होगा मधिया जी, कैश 0। इन बंद करके 0। तो हमारे पास है ना। आपके पास है तो 0 है। दूसरा, अगर कैश आरबीआई के पास रखा हुआ है, बैलेंस आरबीआई वो के भी पास रखा 0 है, तो उनके कितना पास है। होगा, तो भी 0 होगा, उनके क्योंकि पास भी आरबीआई के सेम पास है। रखा है। जब भी हमारा रेगुलेटर है तो उसलिए हमको कोई खतरा नहीं है, वहाँ पर भी हमारा रिस्क वेट होगा 0। एक बात और, अगर आपका कैश इन हैंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखे हैं, आप दूसरे बैंक के हैं, बैलेंस कहाँ रखते हैं, कैश इन हैंड कैश बैलेंस कहाँ रखते हैं दूसरे बैंकों में, बताओ किस रूप में रखते हैं, अम, करंट गोल्ड अकाउंट में, ये करंट डिपॉजिट।
कैसे कैसे करंट अकाउंट में रखते हैं, है ना, या दूसरे बैंक के ऊपर हमारा कोई क्लेम है, तो वो मतलब दूसरे बैंक से पैसा आना है और वो क्लेम ऑलरेडी स्टेब्लिश हो गया कि हमारा क्लेम है, वो आना है, बस हमको मिलना है, स्टेट बैंक से कोई क्लेम मिलना है ना। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ, आपने 20 लाख रुपए उनको दिया, अब 20 लाख रुपए का आपको पैसा आना है, तो वो क्लेम हो गया, या ऐसी कोई सेटलमेंट क्लेम है जो स्टेट बैंक, रेमिटेंस। है ना, रेमिटेंस का, यस किरण जी, रेमिटेंस का। तो वहां पर अगर अदर बैंक के साथ अगर आप कैश रखे हैं या उनके पास कोई बैलेंसेस रखे हैं करंट अकाउंट में या कोई क्लेम पेंडिंग है, तो ऐसे में रिस्क हो जाता है कितना, 20%। कितना हो जाता है, 20%। जो यहाँ पर कहीं दिख रहा है, कहीं पर मैंने नहीं लिखा है क्या, तो आप नोट कर लीजिए, इसमें नहीं है। अगर कैश इन हैंड आपके पास है तो रिस्क वेट होगा 0। अगर कैश इन हैंड दूसरे कैश या बैलेंसेस दूसरे के पास है तो रिस्क वेट होगा 20%। कैश विद अदर बैंक्स। कैश विथ अदर बैंक, तो कैश विथ अदर बैंक हो सकता है या उनके पास बैलेंसेस हो सकता है, जैसे कि हमारे किरण जी बताएंगे। किरण जी आप क्या करते हो, आपके स्पॉन्सर बैंक में कहीं, हमारे यहाँ ग्रामीण बैंक की डिपॉजिट्स हमारे पास है। यस यस, तो वो आप उनकी डिपॉजिट है, वो लेना चाहेंगे, लेकिन मतलब वो क्या हो जाएगा कि उनका वो क्लेम तो होगा, deposit मांगेंगे हमारे कभी, पास है। तो इसलिए वहाँ रिस्क वेट 20% हो जाएगा। तो दो चीज़ें समझ पाए इसमें, कैश इन हैंड है तो 0 है, बैलेंस अगर आरबीआई के पास रखा है तो 0 रिस्क है, अगर कैश बैलेंसेस दूसरे बैंक में रखा है तो 20%, अगर दूसरे बैंक से हमको कोई क्लेम लेना है तो वहाँ भी हमको कितना लगेगा रिस्क वेट, 20%। अब आते हैं अगला मुद्दा पे। अगला आता है एक्सपोजर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई लोन देते हैं तो क्या रिस्क वेट होगा, 0 0%। होना चाहिए सर। 0 होगा, है ना। अगर स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई लोन देते हैं तो 0% होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई गारंटी लिया है तो वहाँ रिस्क कितना है, 0 है। जैसे कि सीजीटीएमएससी गारंटी, है ना, वहाँ रिस्क वेट 0 होता है। अभी जो कोविड के समय आया था, वो कौन सी गारंटी दिए थे, एक तो उसका नाम, एनसीजी था कुछ। हाँ, तो वो जो गारंटी था उसमें भी 0 था, इसीलिए आपको बिना डॉक्यूमेंट के बांटो, घर बैठे बांटो, क्योंकि उसमें रिस्क नहीं था, कैपिटल की जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो कैपिटल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, एक्सपोजर टू सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं तो उसमें रिस्क वेट 0 है, उनको कितना भी दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को लोन देंगे तो 0% रिस्क है। अगर डीआईसीजीसी या डीजीएफटी है, डीजीएफटी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो लाइसेंस वगैरह देता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो उनको अगर कोई लोन देते हैं तो 0 रिस्क है। अगर कोई लोन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गारंटी दी गई है तो उसमें 0 रिस्क है। अगर आपने लोन फिक्स डिपॉजिट एनएससी या किसान विकास पत्र के अगेंस्ट दिया है तो कितना रिस्क होगा, 0% होगा। अगर आपने लोन एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट दिया है तो 0% रिस्क होगा। अगर आपने एक्सपोजर ईसीजीसी पे दिया है तो 20% का रिस्क होगा। ईसीजीसी होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, है ना, जो उसको गारंटी देता है एक्सपोर्ट, तो उसमें वहाँ पर 20% जो है रिस्क वेट है। मतलब 100 रुपये लोन देंगे तो हमारा रिस्क का वजन होगा 20 रुपये। स्टाफ लोन, स्टाफ लोन अगर सिक्योर्ड है तो इससे क्या समझते हैं किरण जी बताइए। अच्छा ये, हाँ, एक और छूट गया, लोन गारंटीड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई लोन है स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी लिया है तो वहाँ 0। 20% का रिस्क होगा। अगर कोई लोन सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी लिया है तो रिस्क कितना होगा, 0%। अगर कोई लोन है स्टेट गवर्नमेंट गारंटी लिया है तो रिस्क होगा 20%। अब आता है सिक्योर्ड स्टाफ लोन। किरण जी बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द सिक्योर्ड स्टाफ लोन, क्या जानते हैं, मधिया जी आप बताइए। स्टाफ हाउसिंग लोन। तो भी ओके गुड, स्टाफ हाउसिंग लोन। और बताइए, आप इसको ना जैसे बताए ठीक बताए, लेकिन आपको जब ऐसा पूछा जाए तो आप बताइएगा स्टाफ हाउसिंग लोन या ऐसा कोई सा लोन स्टाफ के द्वारा लिया गया हो विच इज सिक्योर्ड बाय सिक्योर्ड टेंजिबल बाय। एसेट्स, जो है सिक्योर्ड किया गया है तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। मतलब नॉर्मली जब हम कन्वेंट हो गए, जो क्या बोलते हैं, ओडी लोन लेते हैं तो
उसमें सिक्योरिटी नहीं रहती है। लेकिन अगर आपने किरण जी ने एक घर बनाया और उस घर को दूसरे लोन के साथ सिक्योरिटी में रख दिया तो वो भी सिक्योर्ड लोन हो जाएगी, है ना। जी सर। तो सिक्योर्ड स्टाफ लोन में रिस्क वेट होगा 20% और अदर स्टाफ लोन में जो होगा वो 75% होगा, ये याद रख लीजिए। हालांकि जो एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वो यही पूछा जाता है 11 नंबर वाला, कि सिक्योर्ड स्टाफ लोन जो है उसमें रिस्क वेट कितना होता है। तो सिक्योर्ड स्टाफ लोन मतलब हाउसिंग लोन। फेस्टिवल लोन तो कीर्ति जी बताइए, सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, बताइए, आप बताइए कीर्ति जी। अनसिक्योर्ड है सर। अनसिक्योर्ड है, ये देखो ना, किरण जी बता रहे हैं ना अनसिक्योर्ड है, तो किरण जी की बात तो माननी पड़ेगी ना, है ना। जी सर। वो स्किल 3 हो गए अभी, प्रमोशन, है ना। तो ये फेस्टिवल एडवांस स्टाफ व्हीकल लोन ये भी अनसिक्योर्ड माना जाता है, रिटेल जैसा, तो ये इसमें 75% होगा। स्टाफ व्हीकल लोन में 75% होगा। लेकिन अगर आपने व्हीकल लोन लिया है कार और हाइपोथेसिस तो हो गई ना। लेकिन वो 75% में आएगा, वो कार हाइपोथिकेशन है। लेकिन वहाँ पर ये क्लास लगाया गया है कि टेंजिबल जो मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अगर मान लीजिए सिक्योर्ड है तभी ही सिक्योर्ड स्टाफ लोन में 20% होगा, अदरवाइज बाकी सारा लोन में जो है 75% होगा। ये क्लियरिटी रख लीजिए, मतलब इसलिए मूविंग एग्जामिनेशन पूछता है। मूविंग अगर प्रॉपर्टी जो है अगर वो कार लोन लिया है और उसमें प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज कर दिया है तो वो 20% में है। अगर कार लोन लिया है, कार हाइपोथिकेशन है, तो 75% होगा। क्लियर है मधिया जी। जी सर। चलिए, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल इसलिए पूछा जाता है वो वाला, जो 20% वाला पूछा जाता है। उसमें ये पूरा क्लॉज देता है, मैं तो यहाँ शॉर्ट में लिखा हूँ। अगर आप सर्कुलर देखेंगे तो वहाँ थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जगह की कमी होती है ना समझाने के लिए, तो मैं हूँ ही आपको, है ना। तो वहाँ पर पूरा चीज़ लिखता है कि सिक्योर्ड बाई इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसा करके लिखता है। अब आते हैं, अगर ऐसा कोई फर्म है जिसको हम लोन देते हैं जिसकी कैपिटल एडुकेसी रेशियो 9% एंड एबव है, तो उसको एक्सपोजर करते हैं तो 20% का रिस्क है। अगर कोई ट्रिपल ए रेटेड borrower है, जिसको हम रेटिंग करते हैं और उसको ट्रिपल ए रेटेड borrower है, तो उसको जो है 20% का रिस्क वेट है। अगर अनसिक्योर्ड स्टाफ लोन है, जो अभी आप कह रहे थे, जैसे कि व्हीकल लोन है और दूसरे लोन है हाउसिंग लोन या हाउसिंग प्रॉपर्टी अटैच्ड लोन छोड़ के, सभी 75% होंगे। और सबसे ज़्यादा जो और पूछा जाता है वो है 16 नंबर का, रिटेल लोन्स। रिटेल लोन्स में आपका रिस्क वेट परसेंटेज कितना है किरण जी। रिटेल लोन में 75%, एजुकेशन लोन में 75%, लोन टू एसएमई 75%, ये रिस्क वेट है। तो अगर इस स्क्रीन में देखेंगे तो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा एक्सपोजर टू सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 0%, या ऐसा कोई लोन जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड है तो 0%। एक बार पूछा गया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गारंटी दिया गया तो कितना एक्सपोजर है, सॉरी ऐसे उसका रिस्क वेट होगा, तो 20%। बाकी ये LIC FD वाला नहीं पूछता है, ये पूछता है ट्रिपल ए रेटेड borrower का पूछता है हायर स्केल में 2 to 3 में। सबसे ज़्यादा पूछता है स्टाफ सिक्योर्ड बाई प्रॉपर्टी लोन में कितना है, तो ये 20% ये पूछता है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछता है रिटेल लोन में कितना रिस्क वेट होगा, 75%। ये दो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अगला है सबसे ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट जो है 18 नंबर है, पर्सनल लोन, जिसको कंज्यूमर लोन में भी देखेंगे पर्सनल लोन। इसमें रिस्क वेट बढ़ा दिया है, ये अक्टूबर में बढ़ाया है, अक्टूबर 2023 में 100% था, फिर उसके बाद जो है इसको 120% जो है रिस्क वेट कर दिया। क्यों? क्योंकि इतनी आसानी से लोन मिल जाता है तो वहाँ पर खतरा भी बढ़ता है। पर्सनल लोन में जो है 125% रिस्क है। इसका क्या मतलब हुआ मदीहा जी बताइए, रिस्क वेट बढ़ा दिया। सर इसमें तो पूरा अनसिक्योर्ड होता है ना। अनसिक्योर्ड होता है। दूसरा मतलब बैंकों को थोड़ा ये कहा गया है कि आप ये सारे लोन कम करो। अगर ये सारे लोन करोगे तो आपको और मजबूत होना पड़ेगा और कैपिटल रखना पड़ेगा। मतलब आप 100 रुपये किसी को दे रहे हो और उसमें 125% का रिस्क है, मतलब
100 रुपये दे रहे हैं, 125% का रिस्क है, और 125% का फिर हमको 9% रखना पड़ेगा, और 2.50% CCB रखना पड़ेगा। मतलब हमको ज़्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य सीधा है, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप पर्सनल लोन नहीं दे सकते। बात समझ में आई तो बोलिए हो। सर अभी अभी आपने जो जी सर। बताया कि 125% का 9%, ये थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देंगे? अगर किसी को 100 रुपये का लोन दे रहे हो पर्सनल लोन, तो उसमें रिस्क कितना होगा, बताइए किरण जी, रिस्क कितना एक सौ होगा? एक सौ 125% सर। 125% रिस्क होगा। ठीक, 100 रुपये का पर्सनल लोन दे रहे हैं, 125% का रिस्क होगा। तो 125% का 11.5% कैपिटल रखना है। तो 125 रुपये का निकाल लो कैलकुलेटर में, कितना होगा? निकालो जरा कैलकुलेटर में, आपके पास है मोबाइल, सबके पास या कुछ है तो, है ना? तो एक तो सौ सर पच्चीस ये जो एक सौ जो बता पिछला एक सौ स्लाइड पच्चीस था, 125%, 125% का रिस्क है। 100 रुपये का हम पर्सनल लोन दिए, तो उसका रिस्क वजन हो गया 125। अब उसमें 11.50% जो रिस्क रखना है, तो 14 रुपया पूंजी होनी चाहिए आपके पास। अगर 14 रुपया, 14.5 रुपया पूंजी है, तो आप पर्सनल लोन 100 रुपये दे सकते हो। तो पूंजी थोड़ा ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, कैपिटल आप अपना कैपिटल देख लीजिए और लोन की साइज देख लीजिए। मतलब सीधा मतलब ये है कि पर्सनल लोन दे रहे हो तो भैया उसमें खतरा ज़्यादा है। एक तो उसमें ब्याज लगता है, और पर्सनल लोन में क्या, आज 10 लाख रुपए ले गया, कल माचिस जला लेगा, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। वो पैसा तो आप दे दिए कंज्यूमर के लिए, कंज्यूम हो गया। एसेट जहाँ क्रिएट होता है वहाँ पर थोड़ा रिस्क कम होता है, क्योंकि एसेट क्रिएट हुआ तो एसेट को कब्जा कर सकते हैं, बेच सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा आएगा, इसलिए रिस्क कम होता है। इसलिए जी सर। 75% है। लेकिन जहाँ पर्सनल लोन है ना किरण जी? पर्सनल लोन लेके जी गया सर। 10 लाख, और आज किस में लगा दिया? ट्रेडिंग में लगा दिया, सुबह 9:30 बजे लगा दिया, उसमें किस में लगा दिया? क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? तो शेयर मार्केट। निफ्टी, और क्या, फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन। फ्यूचर ऑप्शन में लगा दिया। बैंक निफ्टी, निफ्टी इसमें लगा दिया, फिर निफ्टी में लगा दिया, गया भैया मिनटों में गया, शाम तक खाली, या हो सकता है दुगना भी हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है, पर्सनल लोन जो है रिस्क परसेंटेज बढ़ाया है गवर्नमेंट ने। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि भाई पर्सनल लोन मत दीजिए ज़्यादा, आप ऐसा लोन दीजिए कि उसमें एसेट क्रिएट हो, या तो वो उसका उपभोग करे, या जो है उसमें से कुछ कमाए धमाए आगे बढ़े। तो पर्सनल लोन में रिस्क वेट बढ़ा दिया 125, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा 18 नंबर 125। कंज्यूमर लोन पूछेगा तो ये 100 था, ये बढ़ा दिया 125। और अगला इंपॉर्टेंट है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में पहले रिस्क वेट था कितना, 125%, अब इसको बढ़ा दिया है, कितना कर दिया है किरण जी बताइए? 150% सर। हाँ, कौन से महीने में किया है ये? अक्टूबर में किया था अनाउंस, लागू किया गया नवंबर से, ठीक है, नवंबर 2023 से। तो क्रेडिट कार्ड जो है उसमें हाईली रिस्की है। क्या वजह है बताइए किरण जी, क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड जब देते हैं तो क्रेडिट कार्ड भी जो कंज्यूमर लोन होता है उससे ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उनका। हाँ मध्य जी कुछ बोलना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्यों इसमें तो रिस्क एक तो ज़्यादा है? क्रेडिट कार्ड में गारंटर नहीं है, क्रेडिट कार्ड में आईटीआर देखा जा रहा है, और क्रेडिट कार्ड में इस वक्त अगर उसका कोई और लोन है नहीं और सिर्फ एक सेविंग अकाउंट है उस पे हम्म, कर रहे, तो क्रेडिट कार्ड की बेसिस ही नहीं होते कुछ, एक्सेप्ट अगर उन्होंने अपने किसी सर्टिफिकेट के अगेंस्ट वो क्रेडिट कार्ड लिया होगा। हाँ। दूसरा क्या है, पिछले डिकेड से क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, हाई इंटरेस्ट होता है। क्रेडिट कार्ड क्या है, एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पर इन टाइम बिंग नो इंटरेस्ट, 30 दिन में लौटा दिया, 40 दिन में लौटा दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन उसका डिफ़ॉल्ट परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है, और जैसे ही डिफ़ॉल्ट होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है। बहुत हाई हो जाता 3% मंथली, ये हो सकता है कि, सॉरी, 2%, 1% मंथली, 36% ईयरली हो जाता है। तो जब 36% हो जाता है, किसी का ड्यू हो जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए उसको पटाना बहुत कठिन हो जाता है। तो बैंक क्या होता है फिर, लिवरेज रेशियो में आ जाता है, लिक्विडिटी क्रंच आता है। तो इसीलिए कैपिटल रखना चाहिए अगर आप क्रेडिट कार्ड दे रहे हो। तो अगर 100 रुपये का क्रेडिट कार्ड दे रहे हो तो आपके पास 150% का रिस्क है, फिर उसका 11.50% आपके पास पूंजी होना चाहिए, क्योंकि वो रिस्क पैदा हो रहा है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्रेडिट कार्ड।
125 से 150 कर दिया गया। कंज्यूमर लोन पे रिस्क वेट बढ़ा दिया गया 100 से 125, तो ये दोनों याद रखने हैं। अब आता है कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, मतलब अगर आपने किसी को लोन दिया है और वो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर में है या कैपिटल मार्केट एक्सपोजर में पैसा लगा है, आपका आपका पैसा कैपिटल मार्केट एक्सपोजर में लगा तो 125% का रिस्क है। गोल्ड ज्वेलरी लोन है तो वहाँ पर 125% का रिस्क है, वोलेटाइल मार्केट है। वेंचर कैपिटल है, वेंचर कैपिटल में और हाई रिस्क होता है, उसको 150% का रिस्क होता है। कॉमर्शियल रियल इस्टेट जो है वहाँ 100% है। जहाँ रियल इस्टेट का आया मतलब बिल्डिंग बनेगी, शॉप बनेगा, ये सारी चीज़ें, तो इसलिए रिस्क वेट जो है 100% है। तो अगर बेसल 3 में देखेंगे तो मिनिमम रिस्क है 0%, मैक्सिमम रिस्क है 150%, तो 150% से ज़्यादा रिस्क नहीं है। अब आते हैं हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन वाला ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, हायर स्केल में पूछता है। हाउसिंग लोन में जो रिस्क वेट है उसको लोन टू वैल्यू रेशियो के साथ लिंक किया गया। अब समझते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो क्या है। जब भी हम हाउसिंग लोन में देते हैं तो एक लोन होता है, एक होता है वैल्यू। घर की वैल्यू है 1 करोड़, लोन मांग रहा है 80 लाख, तो 80 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़, तो लोन कितना परसेंटेज आया? 80%, मतलब लोन टू वैल्यू रेशियो आ गया 80%। बराबर किरण जी? जी सर, बिल्कुल सही। लोन डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ हाउस, इसको बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। अगर 20 लाख का घर है पूरा कॉस्ट और 18 लाख लोन ले रहा है, तो 18 लाख को ऊपर रखेंगे, 20 लाख को नीचे रखेंगे, 90% उसका लोन टू वैल्यू रेशियो है। लोन टू वैल्यू, तो 90% मतलब 10% क्या है, मार्जिन दिया है उसने। उसने 2 लाख रुपए दिया है, आपने 18 लाख रुपए लोन दिया है, दोनों मिला के 20 लाख हो गया। 20 लाख डीलर को चला गया, डीलर 20 लाख लेके रजिस्ट्री कर दिया, घर दे दिया। तो ऐसे लोन केसेस को हम बोलेंगे कि इसका लोन टू वैल्यू रेशियो कितना है? 90% है। तो यहाँ पर लोन टू वैल्यू रेशियो के साथ हाउसिंग लोन को जोड़ा है रिस्क वेट। हाउसिंग लोन में रिस्क वेट देखिए कम है। क्यों कम है बताइए किरण जी, क्यों कम रखा गया? सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है ये यार, और मॉर्टगेज लिखा होता है ना। देखो पहले बात तो रोटी कपड़ा मकान, सबसे एक इंसान की सबसे मूलभूत क्या बोलते हैं ना, क्या जरूरत है बताइए? रोटी, सबसे पहले रोटी, दूसरा कपड़ा, मकान, है ना? तो मकान जो है वो मूलभूत आवश्यकताओं में रखा गया है, इसलिए हर भारत के नागरिक के सर के ऊपर छत होनी चाहिए, उसके लिए हमको लोन देना पड़ेगा। तो अगर इसमें रिस्क वेट ज़्यादा रखेंगे तो हम लोन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसमें पूंजी रखनी पड़ेगी, इसलिए रिस्क वेट को कम रखा गया। समझ में आया तो बोलिए हो। जी तो रिस्क वेट 35% रखा गया। अगर कोई कस्टमर ज़्यादा मार्जिन देता है, लोन टू वैल्यू रेशियो कम होता है, तो रिस्क वेट कम है। तो यहाँ पर देखिए, इफ लोन टू वैल्यू रेशियो इज अप टू 80% देन रिस्क वेट इज 35%। मतलब अगर कोई ग्राहक लोन लेने आ रहा है, 1 करोड़ का घर ले रहा है और कह रहा है कि सर 25 लाख मैं दे रहा हूँ, 75 लाख आप दे दिए, तो रिस्क वेट कितना हो गया? 75%। सॉरी, लोन टू वैल्यू रेशियो 75%, तो यहाँ पर रिस्क वेट होगा 35%। तो आप जितना लोन दे रहे हो उसका 35% रिस्क है, आपको पूंजी कम रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर लोन ज़्यादा ले रहा है, 80% से ज़्यादा ले रहा है लोन, तो वहाँ पर रिस्क वेट 50% होगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है। जब भी हाउसिंग लोन की बात आती है देखिएगा, दुगना पैसा कस्टमर पटाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए लोन होता है, इसलिए रिस्क जो है रहता ही उसमें, हालांकि सिक्योर्ड रहता है। और रिस्क वेट कम इसलिए रखा गया है कि अगर रिस्क वेट ज़्यादा रखेंगे इसमें, मान लीजिए इसमें 100% रिस्क वेट रखेंगे, तो क्या हम लोन दे पाएंगे किरण जी? इतना लोन बांट पाएंगे? नहीं सर, नहीं सर, फिर नहीं सोच बांट सोच के पाएंगे, देना क्योंकि हमारे पास तो कैपिटल ही कम है, कैपिटल पड़ेगा। एडुकेसी रेशियो का पालन नहीं कर पाएंगे, तो लोन कहाँ बांट पाएंगे? क्योंकि सर हाउसिंग हाउसिंग लोन के लिए एक ऐसा माना जाता है कि सेमी अर्बन इलाके में कम से कम 30 लाख रुपए चाहिए। आपने वो पढ़ा है ना, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन? प्रियोरिटी सेक्टर जी सर। लैंडिंग गाइडलाइन में क्या कहा है? अदर देन मेट्रो में हाउसिंग लोन कितना होना चाहिए? 25 लाख होना चाहिए। और जी सर। घर का जी प्रोजेक्ट सर, जी कितना होना सर, चाहिए? 25 लाख। घर का प्रोजेक्ट 35 लाख होना चाहिए। मतलब 25, है कितना? 25। 35 लैक्स होने चाहिए ना। जी सर। और मतलब लोन कितना होना चाहिए? 25। 25 लाख। 25। तो वो 25। पीरियड सेक्टर में कहलाएगा।
है ना। तो सर उसका कहना ये है, उनका कहना कि एक अदर देन मेट्रो एरिया में कम से कम घर जो है 35 लाख चाहिए चाहिए, 35 लाख से नीचे घर नहीं। हाँ जी, बोलिए। सर केसीसी पे कितना परसेंट रिस्क वेट रहेगा? कौन सा केसीसी? जी 75%। किसान क्रेडिट कार्ड पे 75%, क्योंकि ये रिटेल लोन में आता है। ठीक है। रिटेल लोन की परिभाषा बैसल ने कहा है कि अगर कोई 7.5 करोड़ तक की लोन है तो रिटेल लोन में गिना जाएगा। तो केसीसी तो 3 लाख 10 लाख जो भी है, तो साढ़े साढ़े 7 करोड़ तक अगर केसीसी है तो वो उसमें तो 75% साढ़े होगा। सात लाख या 7.5 करोड़? 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ बेसल करोड़ गाइडलाइन तो के बहुत हिसाब ज्यादा से। होगा। बेसल गाइडलाइन के हिसाब से रिटेल लोन की परिभाषा है, जिनका एक्सपोजर 7.5 करोड़ तक हो तो रिटेल लोन होगा। और रिटेल लोन में कितना रिस्क वेट है मदिया जी? 75%। 75। अगर 7.5 करोड़ से ऊपर जाएगा तो वो 100% रिस्क वेट में आएगा, कॉरपोरेट क्रेडिट में आएगा, ये कहा गया। और फिर बैंक की पॉलिसी में फिर लार्ज कॉरपोरेट बोरोवर की अलग अलग परिभाषा है, लेकिन बेसल नॉर्म्स के आधार पर अगर परिभाषा पूछेगा तो वो 7.5 करोड़ का एक्सपोजर है तो रिटेल लोन कहलाएगा। 7.5 करोड़ से ऊपर है तो वो लार्ज क्रेडिट कहलाएगा, रिटेल से हट जाएगा। तो रिटेल लोन का पूछा गया तो सीधा सीधा 75%। केसीसी का कभी आज तक पूछा नहीं, न पूछेगा, लेकिन पूछ लिया तो आप 75% कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर कह रहा था हाउसिंग लोन। तो हाउसिंग लोन में अगर लोन टू वैल्यू रेशियो 80% तक है तो रिस्क वेट होगा 35%। अगर हाउसिंग लोन में लोन टू वैल्यू रेशियो 80% से ऊपर है तो रिस्क वेट होगा 50%। बराबर है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। अक्टूबर 2020 में आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया था, गाइडलाइन दिया था, और उसमें कहा था कि हाउसिंग लोन सेल अट्रैक्ट ए रिस्क वेट ऑफ 35%। पहले ये जो है ना कुछ और था परिभाषा इसका रिस्क वेट का। उसमें पहले 3 कैटेगरी में था। अगर 30 लाख रुपए तक का लोन है और 90% रिस्क वेट है तो वहाँ पर 35%। अगर 30 लाख से 75 लाख है तो वहाँ 50%। 75 लाख से ऊपर है तो वो 75%, ऐसा था। लेकिन वो डेफिनेशन, अभी आप गूगल में जाओगे तो वही डेफिनेशन मिलेगा जो अभी मैंने पढ़ा। लेकिन रिवाइज गाइडलाइन के हिसाब से अगर अभी आज एग्जामिनेशन में सवाल आए तो आप जो अभी मैंने बताया कि 80% तक अगर लोन टू वैल्यू रेशियो है हाउसिंग लोन में तो रिस्क वेट होगा 35%। अगर 80% से ऊपर होगा तो वो 50%। यहाँ स्क्रीन पर यही लिखा है। हाउसिंग लोन सेल अट्रैक्ट ए रिस्क वेट ऑफ 35% इफ देयर लोन टू वैल्यू रेशियो इज एट 80% और लोअर। 80% या 80% से कम है तो रिस्क वेट होगा 35%। ऐसे केसेस जहां पर एलटीवी रेशियो इज हायर देन 80% बट लेस देन आर इक्वल टू 90%, द रिस्क वेट विल बी 50%। अब आपका सवाल होगा कि 90% से ऊपर लोन टू वैल्यू रेशियो, तो कोई पॉलिसी तो बता दो आप कि 100% लोन देते हैं क्या? देते हैं क्या किरण जी? 90% से ऊपर रिस्क वेट लोन टू वैल्यू रेशियो देते हो क्या? नहीं नहीं सर, नहीं सर। मतलब समझ लो मार्जिन ही नहीं ले रहे हो, है ना। वही सर, मार्जिन ले। तो ऐसे केसेस में जहां 80% से ऊपर अगर रिस्क वेट लोन टू वैल्यू रेशियो है तो वहाँ रिस्क वेट होगा 50%। और एक उन्होंने प्रावधान किया कि जो स्टैंडर्ड एसेट्स होंगे हाउसिंग लोन के उनमें भी प्रोविज़न कम रखा जाएगा, 0.25% स्टैंडर्ड एसेट्स में रखा जाएगा, जैसे कि एग्रीकल्चर और एसएमई में रखा जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। अब आप समझते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो का ये रिवाइज्ड फार्मूला। ये लोन टू वैल्यू रेशियो ये ही इंपॉर्टेंट पूछता है आपको कि लोन टू वैल्यू रेशियो कितना कितना होना चाहिए, और ये सभी बैंकों के लिए समान है, कोई भी बैंकों के लिए। अगर आप 30 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन का प्रपोजल आया है तो वहाँ लोन टू वैल्यू रेशियो 90% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि 30 लाख रुपए तक के लोन लेने आता है तो वहाँ मार्जिन लेंगे कितना? 10%। 10% मार्जिन चाहिए ही चाहिए 30 लाख रुपए के लोन तक। 30 लाख रुपए के लोन तक 10% का मार्जिन, 90% एलटीवी रेशियो होना चाहिए। अब स्टाफ लोन में अलग होता है, स्टाफ लोन को इससे कंसिडर मत करिएगा। अगर 30 लाख से ज़्यादा और 75 लाख तक है तो लोन टू वैल्यू रेशियो 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू होगा, मतलब मार्जिन 20%। और अगर लोन जो है 75 लाख से ज़्यादा है तो उसका एलटीवी रेशियो होगा 75%, मतलब 25% मार्जिन देगा। ये आप समझ लो, इसको जो है आप
इसको समझ गए किरण जी क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे लोन ज्यादा हो रहा है सर, मार्जिन उतना हाँ, ज्यादा लेना है। यस, 30 लाख रुपए तक लोन है तो मार्जिन 10%, 30 लाख से 75 लाख है तो मार्जिन 20%, 75 लाख से ऊपर है तो मार्जिन 25%। सर ये गाइडेंस है आरबीआई का। हेलो हेलो बताइए बताइए। सर, वो जरा स्लाइड पहले वाला ले जाएंगे सर। पहला स्लाइड। हाँ जी 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 जी, हाँ ये हाँ। नहीं नहीं सर, वही वाला, हम्म इसके बाद वाला सर, वो एलटीवी। हाँ, अगर सर ये मार्जिन, अगर हम 50 लाख का लोन ले रहे हैं हाउसिंग, तो हम्म। मार्जिन तो उसमें भी 10% ही रहता है ना सर? कौन सा लोन लेते हो? हाउसिंग। स्टाफ की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, हम्म। कंज्यूमर। आपका अगर एग्जामिनेशन में आएगा एलटीवी रेशियो तो ये ही डालना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप वहाँ बैंक में जो पर्सनल अगर बैंक की पॉलिसी आएगी तो वो डालिएगा जो आप दे रहे हैं। आपका स्कीम अगर कुछ आएगा तो उसमें डालिएगा। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आएगा कि लोन टू वैल्यू रेशियो 30 लाख रुपए से लेके 75 लाख रुपए के हाउसिंग लोन में कितना है तो 80% ही डालिएगा तो 1 नंबर पाइएगा। अगर वहां पर लिखेगा कि एज पर बड़ौदा यूपी बैंक पॉलिसी 50 लाख का लोन होता है तो एलटीवी रेशियो कितना होना चाहिए उस स्कीम के आधार पर तो वो डालिएगा। लेकिन अगर आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से देगा तो यही स्क्रीन होना चाहिए अगर नंबर पाना है तो। ठीक है, क्योंकि इसका। नंबर पाने के लिए रात में सर हम लोग जगे हैं। हाँ, और ये जो है ना ये गाइडेंस जो है आरबीआई का है, लेटेस्ट गाइडेंस है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन में। वैसे अगर क्लरिकल टू ऑफिसर में देखेंगे तो सीआरएआर का एक सवाल पूछता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो रिटेल क्रेडिट में कितना होगा। और या नहीं तो आपको वो अभी करंट में सीआरएआर कितना रखा जाता है, 9% मिनिमम प्लस 2.5% बफर, तो दोनों मिला के 11.5%। बाकी आप 30 लाख तक लोन है तो 90% एलटीवी रेशियो मतलब 10% मार्जिन, 30 से 75 है तो 80% लोन टू वैल्यू रेशियो, 20% मार्जिन। और अगर 75 लाख से ज़्यादा है तो 75% वैल्यू रेशियो और 25% मार्जिन, याद रखिए। फिर जो आप स्कीम वाइज आपका इंटरनल पॉलिसी है उसको हम स्कीम वाइज जो है उन लोग बोर्ड को पावर होता है लिबरलाइज करता है, मार्केट में प्रतिस्पर्धा है ना, इसलिए भाई मार्जिन हम थोड़ा कम नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ से कोई लोन नहीं लेगा। तो इसलिए वो सही अपने बात। बेसिस पर वो बोर्ड जो है डिसीजन लेती है, इसीलिए वहाँ पर वो परिवर्तन रहता है। तो अब बढ़िया सा आज देखो कितना पवित्र दिन है। घोर अंधकार में एक विनाश काल को एक पवित्र काल में बदलने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या चमत्कार दिखाया है ना, दिखाया ना किरण कुमार जी। जी सर, जी सर। अंधकार कर दिए, अंधकार में वो समंदर से पैदा होके कहाँ कहाँ चले गए, वो जेल से ये सारे चीज़ें किए हैं। तो आप देखे होंगे कि उसके बाद हम लोग 5,000 साल पहले या 5,500 साल पहले जो है हम लोगों ने फिर महाभारत देखा। और भगवान जो है कितने तकलीफों के बाद जो है वो सारी चीज़ें ये लीला देखने को मिला, है ना। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, अभी क्या आ रहा है, क्या आ रहा है किरण जी, जी। कुछ आ रहा है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी मना रहे होंगे, मनाएंगे ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहे, है ना। तो ये जब जब धरती पर, जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बहुत बढ़ जाता है तब तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। तो ऐसे ही जन्म लेके कल आएंगे क्या श्वेता जी, कब आएंगे? परसों 26 तारीख को ना, मतलब कल की रात्रि। तो कल की रात्रि जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे कीजिए ना एक प्लीज। गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स पे तो डेली किया हुआ है, कितने तो हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम पे डेली चल रहा है वो तो। बट कौन सी उनकी स्कीम चाहिए बात आपको? नहीं, ओवरव्यू, ताकि रिवीजन हो जाए। ओके, ओवरव्यू कर देते हैं, है ना। सारे गवर्नमेंट स्कीम्स पे ओवरव्यू कर देते हैं। तो मैं कह रहा था कि जब जब धरती पर धर्म बढ़ता है या धर्म की हानि होती है तो भगवान जो है जन्म लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य, अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तदात्मानं सृजाम्यहे, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संभवामि युगे युगे युगे। युगे। वाह, ये हुई ना बात। तो मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करते रह और फल की चिंता मत कर, जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। तो अभी हमारा कर्म है पढ़ने का, हम लोग पढ़ रहे हैं। फल देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कल पैदा होंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि पूरे जगत का कल्याण हो, सुख समृद्धि शांति खुशहाली और मुस्कुराहट हरियाली इस धरती पर बने रहे। और इस पवित्र धरती पर हमें जन्म मिला है, तो जिस तरह भगवान ने कहा जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तो मैं जन्म लेता हूँ। तो हमें भी एक छोटा सा रूप दे के भेजा है, तो हम भी ऐसे कार्यों में लगेंगे जिसमें कि धर्म की बढ़ोतरी हो, सुख की बढ़ोतरी हो, कल्याण की बढ़ोतरी हो, और जो हितकारी चीज़ें हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंच पाए उसके लिए काम करते रहेंगे। कैसा लगा आज का सेशन? आज के सेशन के बारे में थोड़ा सा फीडबैक दीजिए, तब फिर आपसे हम लोग जो है विदा लेंगे। मदीहा जी। सर आपके सेशन का हमेशा इंतजार रहता है सर। हाँ, अगर लाइव नहीं देख पाने पे रिकॉर्डेड तो जरूर आदमी सुनता है सर। बहुत बढ़िया। ओके। तो मैं भी, मेरी भी बहुत इच्छा रहती है आप लोगों से डेली मिलने की, बट कुछ कुछ ऑब्लिगेशन था। 2 दिन से मेरा सेशन पोस्टपोन्ड हो रहा था, आरबीआई का किसी टास्क में था मैं, तो उसी में ही बना रहा था, कस्टमर सर्विसेज पे नहीं पहुंच पा रहा था। मदीहा जी, अच्छा लगा सेशन आपको? ओवरव्यूज में से सारा वो जिस्ट आ जाता है ना, सो रिकैपुलेशन अच्छा हो जाता है इसमें, एंड द वे यू टीच। ओके, बहुत बढ़िया। और किरण जी? सर बिल्कुल ही मतलब डेली अपडेट रहते हैं सर आपके कारण। बिल्कुल, कभी भी कुछ भी पूछ लो याद रहता है अभी। और डेली क्या हमें क्या है, हर बार सर्कुलर वर्कुलर देखने का टाइम नहीं मिलता। आपका सेशन से क्या हो जाता है, हम अपडेट हो जाते हैं, जनरल नॉलेज अपडेट हो जाता है सर। बहुत बढ़िया। श्वेता जी? जी सर, बहुत बढ़िया सेशन था। अच्छा लगा। देखो, हम आप ही को पढ़ाने के लिए आए, कितना आपका व्हाट्सअप आता है, सर आप नहीं पढ़ाओगे, आप नहीं पढ़ाओगे। जी सर, थैंक यू। आपने बुलाया, हम चले आए। आज बिल्कुल सर। की शाम कल बड़ी मॉर्निंग में भी है, सेशन ले लीजिए सर। कर लेते हैं, कल मॉर्निंग में मैं लूंगा। आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है, ओ आज की शाम बड़ी बोझल है। जिंदगी में हल्के रहिए, समस्याएं बहुत बोझिल हैं, परिस्थितियां बहुत बोझिल हैं। बारिश हो रहा है तो परेशान मत होइए, बारिश में निकल जाइए आनंद लेने के लिए। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। जब कभी डांट पड़े ना रिव्यू मीटिंग वगैरह में, ये गाना गा लेना, ठीक है? कि आपको अद्भुत जीवन मिला है, भगवान श्री कृष्ण ने हमको दिया है। हम मस्त पिएंगे, मस्त जिएंगे, लेकिन जिंदा रहेंगे, और जिस काम के लिए हमें भेजा है उसको पूरा करेंगे। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, आपका विश्वास बढ़ाने के लिए मैं आता रहूंगा। आप विश्वास करिए, आप सफलता पाने के लिए इस धरती पर आए हैं। आप में वो सारी सारी क्वालिटी है, बस उसमें भरोसा करने की देरी है। उस शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक अच्छी रात है, कल एक अच्छा पवित्र दिन है, फिर परसों भी छुट्टी है कृष्ण जन्माष्टमी के लिए। तो ये छुट्टी का फायदा लीजिए, घर परिवार के साथ आनंद भी उठाइए, पढ़ते भी रहिए, सीखते भी रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपको रिश्ता निभाने आता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट सर।